आज हम पढ़ेंगे आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा के बारे में। तो शुरू करते हैं। भारतीय स्वाधीनता संग्राम की मुक्ति चेतना से सारोबोर डॉक्टर रामविलास शर्मा वृत्ति से अध्यापक थे। अंग्रेजी में एमए तथा पीएचडी करने के बाद वे लखनऊ विश्वविद्यालय में तथा बाद में आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन करते थे। अंग्रेजी भाषा और साहित्य पर पूर्ण अधिकार होने के बाद भी उन्होंने संस्कृत तथा हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा का व्यापक और गंभीर अध्ययन किया। देशभक्ति, सर्वहारा के प्रति सहानुभूति, शोषकों के विरुद्ध आक्रोश, गंभीर चिंतन तथा व्यापक अध्ययन उनके व्यक्तित्व को बहुआयामी बनाते हैं। इनके गुणों के कारण डॉक्टर शर्मा को हिंदी की मार्क्सवादी आलोचना का शिखर पुरुष भी कहा गया। उन्होंने 1941 में लिखना आरंभ किया तथा जीवन के अंतिम क्षण 30 मई 2000 तक लिखते रहे। उनके इस प्रभुत्व लेखन का पता चलता है उन्होंने साहित्य ही नहीं, समाज, संस्कृति, भाषा, राजनीति, सौंदर्य शास्त्र पर भी विचार किया था और गंभीर अध्ययन तथा तत्वभेदी दृष्टि से इनसे संबंध विविध प्रश्नों पर अपने सुचिंतित विचार प्रकट किए थे। लोक कल्याण, लोक जागरण की चेतना से संपन्न डॉक्टर शर्मा ने उन सब शक्तियों, विचारों, मान्यताओं तथा का खंडन किया जो रीतिवादी, साम्राज्यवादी, संकीर्णतावादी, संप्रदायवादी और शोषणवादी थी। उनके चिंतन में सर्वहारा के प्रति सहानुभूति थी। उन्हें वामपंथी, मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक कहा जा सकता है। डॉक्टर शर्मा की आलोचना पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने मार्क्सवादी चिंतन और सिद्धांतों को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया। मार्क्सवादी विचारधारा का भारतीय समाज संदर्भों को समझते हुए उसका प्रयोग किया। मार्क्सवादी दृष्टि से आदिकाल से लेकर समकालीन हिंदी साहित्य की परंपरा की पुनर्व्याख्या की। वह साहित्य में विचारों को महत्व देते थे, परंतु साथ ही यह स्वीकार करते थे कि साहित्य का घनिष्ठ संबंध भावों तथा इंद्रिय बोध से भी है। साहित्य अपने युग में अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब मात्र नहीं होता। डॉक्टर शर्मा ने साहित्य और साहित्यकारों का ही मूल्यांकन नहीं किया, भाषा पर भी विचार व्यक्त किए। उनका मत है कि साहित्य और भाषा दोनों समाज से जुड़े हैं। उनके अनुसार भाषा समाज में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप अपना कलेवर और तेवर बदलती है। एक छोर पर रूढ़ियुक्त होती है तो दूसरे छोर पर परिवर्तनशील होती है। भाषा परिवारों के निर्माण का कारण ही सामाजिक विकास होता है। वह उर्दू को मुसलमान की भाषा नहीं मानते थे, उसे हिंदी की एक शैली बताते थे। उन्होंने इस मत का खंडन किया कि आधुनिक भारतीय भाषाएं अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। मार्क्सवादी समीक्षक होते हुए भी परंपरा के संबंध में उनके विचार टी.एस. एलियट के विचारों से मिलते जुलते हैं। वह मानते हैं कि परंपरा एक प्रकार की सजगता है, एक ऐसी सजगता है जिसमें हमारी जातीय स्मृति वास करती है। अतः परंपरा में सातत्य, नैरन्तर्य भी होता है और परिवर्तन भी। उसमें अतीत का वर्तमान से संवाद होने के साथ जातीय जीवन, कला, दर्शन के लिए फूल खिलते हैं। प्रत्येक सभ्य और सुसंस्कृत जाति की अपनी विशिष्ट परंपरा होती है और इस परंपरा को आधार बनाकर कवि, कलाकार सफल और महत्वपूर्ण सृजन कर सकता है। इस प्रकार परंपरा का महत्व बताकर उन्होंने यह बताया कि मार्क्सवादियों पर परंपरा के प्रति गैर जिम्मेदारी का आरोप लगाना उचित नहीं है। तुलसी के काव्य का पक्ष लेते हुए उन्होंने उन लोगों, शिवदान सिंह चौहान, रांगे राघव की कसकर खिंचाई करी जिन्होंने तुलसी को ब्राह्मणवादी परंपरा का कवि कहकर उनकी छिछुलेदार की थी, यानी कि उनका अपमान किया था। डॉक्टर शर्मा को हिंदी आलोचना का शिखर पुरुष कहा जाता है। ये विचार बंधु उनके सामने रखे गए हैं। उन्होंने माना कि मार्क्सवादी विचारधारा का नील दृष्टि से मूल्यांकन, नए ढंग से उपयोग तथा प्रगतिशील आलोचना को जातीय चरित्र प्रदान करना है। दूसरी बात वो जो कहते हैं कि अपनी तटस्थ तथा पैनी दृष्टि से साहित्य का विश्लेषण करके अनेक बिंदुओं पर समकालीन विचारकों, आलोचकों से अपनी असहमति प्रकट करना। आचार्य शुक्ल विरोधी माहौल में उन्होंने शुक्ल जी की प्रशंसा की और कहा कि एक ओर शुक्ल जी ने अपनी आलोचना के माध्यम से सामंतवादी, साम्राज्यवादी, रूढ़िवादी, रीतिवादी परंपरा का विरोध किया तथा दूसरी ओर पश्चिमी और व्यक्तित्ववाद का। इस प्रकार उन्होंने शुक्ल जी के विरोधियों से टक्कर ली और विरोधियों का तख्ता ही पलट दिया। भक्ति आंदोलन और भक्तिवादी काव्य पर उनके विचार आचार्य शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों से भिन्न है। वह भक्ति आंदोलन को सामंत विरोधी सांस्कृतिक जन आंदोलन बताते हैं। संत काव्य को लोकधर्मी एवं लोक जागरण का काव्य कहते हैं। उनकी दृष्टि से संत काव्य भारतीय जनता के प्रेम, घृणा, आशाओं और वेदना का दर्पण है। आचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों ने भक्ति काल को मध्यकाल कहा। डॉक्टर शर्मा भक्ति आंदोलन तथा भक्ति काव्य को विशेषतः संत काव्य को नवजागरण काल मानते थे।
अगली बात अगर इनके बारे में कही जाए तो डॉक्टर शर्मा ने हिंदी साहित्य में नवजागरण की अवधारणा को पहली बार प्रस्तुत किया। नवजागरण की परंपरा को ऋग्वेद उपनिषद काल की नवजागरण परंपरा से जोड़ा। हिंदी नवजागरण को स्वच्छ नक्शा तैयार किया। वो मानते हैं कि हिंदी में नवजागरण का प्रारंभ 1857 की जन क्रांति के संग्राम के समय हुआ था। उसके बाद पहली मंजिल भारतेंदु युग, दूसरी द्वितीय युग, तीसरी मंजिल छायावादी युग और चौथी मंजिल प्रगतिवादी युग या और अंतिम मंजिल है समकालीन काव्य। श्रीधर पाठक, मैथिली शरणगुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, नवीन दिनकर से लेकर केदारनाथ अग्रवाल तक उन्होंने भारतीय नवजागरण को एशिया के नवजागरण से जुड़ा बताया। पांचवी बात उनके विषय में कही जाए तो जहां हिंदी के अनेक आलोचक छायावादी काव्य को पलायनवादी स्वानुभूति का निरूपण करने वाला काव्य, व्यक्तिनिष्ठ प्रकृति चित्रण की अनेक भंगिमाओं वाला काव्य कहते हैं, वहां डॉक्टर शर्मा ने प्रसाद, निराला और पंत के युग को सबसे अधिक रचनात्मक और प्रगतिशील युग कहा। उनकी दृष्टि में छायावाद स्वाधीनता संग्राम की मुक्ति चेतना से प्रभावित काव्य है। छठी बात उनके विषय में कही जाए तो प्रयोगवादी तथा नई कविता के संबंध में डॉक्टर शर्मा का मत है कि ये दोनों काव्यधाराएं प्रगतिशील साहित्य के विरोध में लिखी गई। व्यक्ति मूल्य का नारा लगाकर इन्होंने जनवादी आंदोलन का विरोध किया। सातवीं बात कही जाए तो डॉक्टर शर्मा ने भाषा संबंधी समस्याओं पर भी चिंतन किया और अपनी पुस्तक भाषा और समाज में नए मौलिक विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने भाषा को समाज के गठन से संबंध माना और समाज में परिवर्तन होने के साथ साथ भाषा में भी परिवर्तन होता है, वे ऐसा भी मानते हैं। आठवीं बात जो उन्होंने कहा कि अपने पूर्ववर्ती हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के काल विभाजन से वे सहमत नहीं होते और उन्होंने शुक्ल जी के आदिकाल को मध्यकाल कहा, वीरगाथा काल को रीतिवाद का प्रथम उत्थान कहा, भक्ति काल को लोक जागरण काल और रीति काल को रीतिवाद का दूसरा उत्थान बताया। नवीं बात अगर हम करें तो आचार्य शुक्ल की तरह डॉक्टर शर्मा भी कर्म, संघर्ष, साधन आदि को महत्व देते थे। प्रेम और करुणा के भावों को सर्वश्रेष्ठ मनोभाव मानते हैं। आचार्य शुक्ल की करुणा और निराला की त्रासदी की को संस्कृत के महान नाटककार भवभूति से जोड़ते हुए कहते हैं कि आलोचना के क्षेत्र में भवभूति के समान धर्मा है। 10वीं बात अगर करें तो यद्यपि महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा आचार्य शुक्ल की तरह डॉक्टर शर्मा भी कृत्रिमता, नायिका भेद, चमत्कारवाद, आरोपित अलंकारों के प्रयोग के विरोधी हैं, रीतिवादी अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पर साथ ही उन्होंने रीतिकालीन काव्य कला के नकारात्मक पहलुओं को भी उजागर किया है। 11वीं बात कही जाए तो व्याख्यात्मक आलोचना के क्षेत्र में भी उसका योगदान अविस्मरणीय है। अपनी आलोचना के लिए जिन साहित्यकारों को विषय बनाया वे थे भारतेंदु, प्रेमचंद, आचार्य शुक्ल और निराला। उनकी आलोचना में निर्भरता है, ध्वन्यात्मकता भी है और साथ ही कवियों की अनुशंसा भी। निराला की साहित्य साधना 3 खंडों हिंदी आलोचना की महान उपलब्धि है, ऐसा वो मानते हैं। 12वीं बात अगर कही जाए, यद्यपि उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से कोई पुस्तक नहीं लिखी, परंतु उनकी रचनाओं में हिंदी साहित्य के विकास क्रम को भली भांति समझा जा सकता है। वो अपने आप में हिंदी साहित्य का नया इतिहास बन जाता है। वह भविष्य के इतिहास लेखकों को प्रचुर सामग्री प्रदान कर सकता है, दिशा दृष्टि दे सकता है। डॉक्टर शर्मा ने शुक्ल जी की विरासत और जनवादी परंपरा का विकास तो किया, पर मौलिक साहित्य सिद्धांत की सृष्टि उन्होंने नहीं की है। इस हिंदी आलोचकों के उनके मुख्य प्रदेय हैं संस्कृत साहित्य से लेकर अधुनातन हिंदी साहित्य का विस्तार के साथ गंभीर वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन। दूसरा कहा जाए तो आर्थिक से अधिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में साहित्य को परखना और दूसरों को भी उसी दृष्टि से साहित्य का मूल्यांकन करने का परामर्श देना। तीसरी बात कही जाए तो हिंदी भाषा के विकास परंपरा में उनका मौलिक चिंतन। चौथा, मार्क्सवादी चिंतन का अंधा अनुकरण न करते हुए उसको यथार्थवादी चिंतन का दृढ़ता देना। 5वीं बात, हिंदी साहित्य शास्त्र को समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र तथा इतिहास से जोड़कर साहित्य के मूल्यांकन को नई कसौटी पर प्रदान करना। अपनी तटस्थ ध्वंसात्मक आलोचना दृष्टि, प्रसूत आलोचना कर्म, मौलिक चिंतन एवं विवेचन विश्लेषण मूल्यांकन के कारण डॉक्टर शर्मा को ठीक ही आचार्य शुक्ल के बाद हिंदी का सबसे समर्थ आलोचक कहा गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।